Recording in progress. जी जनाब, यहाँ तक कोई सवाल है किसी का तो मुझे बताएं। एनी क्वेश्चन बाय एनी वन टिल, बताएं। अच्छा जी, वही है, आपने अपने आंसर जो हैं वो सेंड टू ऑल करने हैं, ठीक है, मैं ताकि देख सकूँ। अगर आप मुझे एज अ एडमिन ओनली क्वेश्चन भेजेंगे तो मैं नहीं देख पाऊँगा, तो बेहतर क्या है, आपने सेंड टू ऑल जो है वही क्वेश्चन जो है वो लेकर चलने हैं और वही आपने बताने हैं, ठीक है जी। नहीं, मैं पीडीएफ आज भेज दूंगा, मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा। मैं सुबह उठता हूँ, सांस लेता हूँ, रात हो जाती है। अभी लाइक क्लास ख़त्म करके इधर आया हूँ, सिर्फ बैठा ही हूँ, और ये मेरा ग्रीन टी का भी कप आया है और क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो मैं आज इंशाल्लाह भेजता हूँ आप लोगों को। जी जनाब, और कोई सवाल है तो बताएं। एनी क्वेश्चन बाय एनी वन। ये वाला मोड ठीक है ना वैसे लाइव क्लास का, लाइक इतना बड़ा प्रोमिनेंट टीचर और साथ आप स्क्रीन भी देख रहे हैं, तो वो जो है था ना, आप लोगों का एक गिला होता है कि जी लाइव क्लासेस में पढ़ा नहीं जाता, मेरे ख्याल से टीचर विजिबल नहीं होता, कैमरा छोटा सा आ रहा होता है, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती रिकॉर्डिंग में। तो वो अब सही है, अब तो गिले ख़त्म हो गए आप लोगों के। अब तो मानते हैं ना कि ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है लाइव क्लासेस की भी, कि नहीं। और आप लोग रिस्पॉन्ड किया करें, लाइक R1 का जितना मुश्किल पेपर है उतनी ही ठंडी हवा है मेरे पास। मैं फ़िज़िकल क्लास अभी पढ़ा के आया हूँ R1 की, मेरे पसीने निकल जाते हैं, वो इतने सवाल पूछते हैं, सांस तक नहीं लेने देते, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और आप लोग उतने ही लाइक जो है वो ठंडे बैठे होते हैं। माइक वाला ऑप्शन आप लोगों का ऑन है, आप अपना माइक ऑन करके सवाल पूछ सकते हैं। मैं बस इसमें कहता हूँ कि आप लोग जब हम लेक्चर एंड कर रहे हों तब माइक ऑन कर लिया करें, ताकि हमारी एक क्लास जो है प्रॉपर स्मूथ वे में चलती जाए। अगर बीच में कोई बच्चा माइक ऑन करता है ना, तो वो फिर जब रिकॉर्डिंग में बच्चा बैठा होता है तो वो उससे डिस्टर्ब हो रहा होता है, ठीक है। माइक का ऑप्शन है, अगर रेजिडेंट वैल्यू ज़ीरो है तो फिर ज़ीरो ही होगी। और बताएं जी, आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसकी R1 की मोर देन 3 अटैम्प्ट लग गई हैं? कोई ऐसा बच्चा जिसकी R1 की तीसरी है उससे ऊपर के अटैम्प्ट? बताया करें यार, बताया करें। आप लोगों को मैं जितना एक्टिव करना चाहता हूँ आप उतने एक्टिव नहीं हो पा रहे। मुझे तो डर है कि मैंने अभी बैठ के आपका टेस्ट का स्केड्यूल बनाना है और आप लोगों ने टेस्ट भी नहीं देने। जो मुझे डाउट हो रहा है अभी कि आप लोगों ने टेस्ट भी मुझे लग रहा है नहीं देने। थर्ड अटैम्प्ट है आपकी, ओके। ऐसा फर्स्ट अटैम्प्ट किस किस की R1 की? चलें, अब देखें जिनकी फर्स्ट अटैम्प्ट है उनको तो एफर्ट करनी चाहिए ज़्यादा,
और जिनकी सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट है उनको इबरत जो है वो हासिल करनी चाहिए ताकि हम पेपर पास करें। पेपर पास करना ये वाला आसान है, ठीक है। अब लास्ट लेक्चर से कोई सवाल नहीं है किसी का भी? देयर इज़ नो क्वेश्चन बाय एनीवन फ्रॉम एनी स्टूडेंट? चलें जी, हम स्टार्ट करने लगे हैं तो हम लेके चलते हैं। जब मैं इधर देखूंगा ना, जब मैं इधर देख रहा हूँ इस तरफ, इसका मतलब मेरे सेकंड स्क्रीन के ऊपर आपके क्वेश्चन आंसर जोन है, मैं उनको रिस्पॉन्ड आउट कर रहा हूँ। और जब मैं इधर देख रहा हूँ इस तरफ, इसका मतलब फिर मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स नहीं देख रहा। तो आप मेरे चेहरे की मूवमेंट में समझ जाइएगा कि मैं लाइक किस वे में जो है आपको डील कर रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर देख रहा हूँ, स्क्रीन देख रहा हूँ, ठीक है, ओके। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप में से कोई बंदा उर्स पे गया था? उर्स की तकरीबात में चलें जी। नहीं नहीं नहीं, वैसे काम नहीं। चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। कल हम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन देख रहे थे और हमारा जो स्ट्रेट लाइन मेथड था वो हमने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, हमने प्रॉपर देख लिया था। अब उसके बाद हमारा जो सेकंड मेथड है वो हमारा कहलाता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसको हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, या इसको हम WDV मेथड भी कह रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? WDV मेथड भी कह रहे होते हैं। ये कौन सा मेथड है इसको देखते हैं। देखें इस मेथड में जो हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है या जो हमारा बुक वैल्यू मेथड है, इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन जो है वो तो कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये डेप्रिसिएशन जो है हमेशा किसके ऊपर चार्ज होगी? कैरिंग वैल्यू के ऊपर चार्ज होगी या बुक वैल्यू के ऊपर जो है वो चार्ज हो रही होगी। मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पे इससे जो पहले हमने पढ़ा था मेथड, उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, बट वो डेप्रिसिएशन जो है वो हमारी कॉस्ट के ऊपर चार्ज हो रही है। किसके ऊपर चार्ज हो रही है? वो हमारी कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज हो रही है। लेकिन यहाँ पे हम कॉस्ट पे नहीं, बल्कि जो बुक वैल्यू होगी, हम बुक वैल्यू पे क्या कर रहे होंगे? डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज कर रहे होंगे। अब कैसे चार्ज होगी वो हमने यहाँ पे क्या करना है, सीखना है। अब इसको ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं थोड़ा सा। देखें जी, अब ये मेथड में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एसेट जिस ईयर में परचेज़ करते हैं, इन ईयर ऑफ परचेज, जब हम एसेट को ख़रीदते हैं तो हमारे पास क्या गिवन होता है इस मेथड में? रेट जो है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें हमेशा गिवन होगा कि हमने किस रेट के मुताबिक जो है डेप्रिशिएट करना है। जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो हमें क्या होगा? हमेशा गिवन होगा। जब हम जिस साल परचेज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक एसेट जो है वो 1,00,000 रुपये का क्या किया? परचेज़ किया, और हमारा डेप्रिसिएशन रेट जो है वो कितना है? 10% है। तो हमने क्या करनी है? डेप्रिसिएशन निकालनी है, और हमारे पास मेथड जो है वो कौन सा है? WDV मेथड है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए जिस साल हम परचेज़ करेंगे ना, उस साल हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हमेशा कॉस्ट के ऊपर। जैसे यहाँ पे 1,00,000 रुपया हमारी कॉस्ट है, हम क्या करेंगे? इसके ऊपर ही रेट लगा देंगे 10% के हिसाब से। तो मेरे पास डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी? 10,000 जो है वो डेप्रिसिएशन आ जाएगी।
ये डेप्रिसिएशन होगी किसकी, ये डेप्रिसिएशन होगी हमारे पास ईयर 1 के लिए। अब जब ईयर 2 के लिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वो हमने किस पे चार्ज करनी है, कैरिंग वैल्यू के ऊपर चार्ज करनी है, या जो हमारे पास बुक वैल्यू होगी हम बुक वैल्यू के ऊपर चार्ज करेंगे। क्या मतलब, देखें कैरिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो कॉस्ट थी, ठीक है, 1 लाख रुपया थी, इसमें से जो हमारी लास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन जो हमने कैलकुलेट की थी वो हमारे पास 10,000 थी, वो हम क्या करेंगे इसमें से लेस करवा देंगे। अब हमारे पास बुक वैल्यू आ गई है, वो कितनी है 90,000 की। हम क्या करेंगे इस 90,000 के ऊपर रेट लगाएंगे 10%, तो मेरी जो डेप्रिसिएशन आएगी 2000 सेकेंड ईयर की वो कितनी होगी 9,000 होगी। तो रेट किस पे लगा रहे हैं हम, ये बुक वैल्यू पे, किस पे लगा रहे होते हैं हम, बुक वैल्यू के ऊपर रेट लगा रहे होते हैं। फिर हम मूव करेंगे ईयर 3 के ऊपर। अब ईयर 3 की कैरिंग वैल्यू क्या होगी, देखें जो ईयर 2 की क्लोजिंग बुक वैल्यू थी वो रखते हैं हम ओपनिंग 90,000। ईयर 2 की डेप्रिसिएशन हमने रिकॉर्ड की 9,000, वो हम इसमें से क्या करवाएंगे लेस करवाएंगे, तो मेरे पास कैरिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी 81,000 आ जाएगी। इस 81,000 के ऊपर रेट लगाऊंगा तो इस साल की डेप्रिसिएशन क्या आ जाएगी 8,100 आ जाएगी। तो ये हमारा मेथड क्या होता है कि ये वो मेथड है जिसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन तो चार्ज कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट कर रहे हैं, बट वो किसके ऊपर लगा रहे हैं, बीवी के ऊपर, बुक वैल्यू के ऊपर जो है वो हम क्या कर रहे हैं अपनी डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज कर रहे हैं। इसके ऊपर जो हमारे पास बुक वैल्यू है हम बुक वैल्यू पे क्या कर रहे हैं, हम डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज कर रहे होते हैं। अब इसमें एक पैटर्न देखना है कि इसमें जो डेप्रिसिएशन होती है उसका पैटर्न जो है वो हमारे पास डिक्लाइनिंग है। देखें पहले साल 10,000, फिर 9,000, फिर 8,100, तो हर साल जो है वो डेप्रिसिएशन हमारी कम हो रही होती है। ये हम कब रिकॉर्ड करते हैं, किन एसेट्स के लिए, हमें उन एसेट्स के लिए रिकॉर्ड करते हैं जिसके बेनिफिट्स हमें कुछ इस तरह से हासिल हो रहे होते हैं कि पहले साल बेनिफिट ज़्यादा होगा तो डेप्रिसिएशन भी जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। हर साल बेनिफिट अगर कम हो रहे हैं तो डेप्रिसिएशन भी हमारी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे आप एक नई मशीन लेके आते हैं, जब आप एक नई मशीन लेके आते हैं पहले साल उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, पहले साल जो है वो ज़्यादा यूनिट्स बना रही होती है। अब चूँकि वो पहले साल ज़्यादा यूनिट्स बना रही होती है हम क्या करते हैं उसके डेप्रिसिएशन ज़्यादा रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। आहिस्ता 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 उसके यूनिट्स कम बन रहे होते हैं तो हमारी डेप्रिसिएशन भी क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। तो ये हमारे पास क्या होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है। अब इसमें रेट हमें गिवन होता है, अगर हमें रेट गिवन नहीं है तो हम यहाँ पे रेट निकाल सकते हैं और रेट निकालने का फॉर्मूला होगा 1 माइनस, हम स्क्वायर रूट लेंगे किसका, यूज़फुल लाइफ का। अगर 5 है तो 5 स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट, डिवाइड करेंगे रेजिडुअल वैल्यू को कॉस्ट ऑफ एसेट से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा। पहले साल हम कॉस्ट पे लगाएंगे, बाकी जो है सारा क्या करेंगे हम WDV पे लगा रहे होंगे, तो ये हमारा क्या होगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहलाता है। अब इसको समझते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए एग्जांपल देखते हैं। कहता है जी प्लांट बॉट ऑन 1 जनवरी 2021 फॉर रुपीज़ 1 लाख। आपने 1 लाख रुपए का प्लांट लिया विद एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स, लाइफ कितनी है 5 साल है, और रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 10,000 है। एंटिटी का ईयर एंड कितना है 31 दिसंबर है। यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आपने इस्तेमाल करना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, क्या करनी है आपने, एनुअल डेप्रिसिएशन बतानी है कितनी है और कैरिंग अमाउंट बतानी है कितनी है, अलोंग विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2021 टू 2025। अब देखिए चूँकि हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए जो चीज़ मुझे कैलकुलेट करनी है वो क्या है, रेट। बिकॉज मुझे रेट होना चाहिए, रेट होगा तो मैं कैलकुलेट कर लूँगा। अब फॉर्मूला क्या होता है रेट का, 1 माइनस यूज़फुल लाइफ का रूट लेंगे। यहाँ पे यूज़फुल लाइफ क्या है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। स्क्रैप वैल्यू दैट वाज 10,000
डिवाइड करेंगे कॉस्ट से, वो है 1 लाख। ज़रा इसको सॉल्व करके बताएं मुझे क्या रेट आएगा। शाबाश, जल्दी से सॉल्व करें और बताएं क्या रेट आएगा। थर्टी 6.9%। हम इसको राउंड ऑफ करके लिखते हैं 37%। हम इसको राउंड ऑफ करके अप्रॉक्सीमेटली क्या कर देते हैं, 37% लिख लेते हैं। क्या लिख सकते हैं हम इसको राउंड ऑफ करके 37% जो है वो क्या कर देते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। अब ये रेट आ गया। अब हमने क्या करना है, ये रेट जो है वो कैलकुलेट करना है। अब ये रेट जो कैलकुलेट होगा वो कैसे होगा उसको देखते हैं। देखें जी, पहले साल ईयर 1 है ना, तो 2021 में अगर हम रेट कैलकुलेट करें तो कॉस्ट है मेरे पास 1 लाख रुपया। रेट लगाएंगे 37% के हिसाब से, तो मेरे पास डिप्रिसिएशन कितनी आएगी, 37,000। कितनी आएगी, 37,000। ये बन गई ईयर 1 की डिप्रिसिएशन। अब ईयर 2 पे आते हैं, दैट इज़ 2022। अब ये लगनी है कैरिंग वैल्यू पे, तो हमें चाहिए कैरिंग वैल्यू। कैसे आएगी, 1 लाख माइनस करेंगे हम 37,000, तो मेरे पास कैरिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, 63,000। कितनी आ जाएगी, 63,000। इसके ऊपर रेट लगाएं 37% के हिसाब से, क्या आंसर आएगा ज़रा बताएं। बताएं जी क्या आंसर आएगा। वो सही क्लास नहीं हुई, क्या कह रहे हैं। अब वो मुझे भी नहीं पता, मैं बिजी हूँ, देखना पड़ेगा। कितना आएगा, 23,310 आ गई। अब हम निकालते हैं 2023 की डेप्रिसिएशन। हमारे पास कितनी सी कैरिंग वैल्यू, 63,000। इसमें से हम लेस करवा देंगे 23,310। कितनी कैरिंग वैल्यू आएगी बताएं ज़रा, कितनी कैरिंग वैल्यू आएगी, 39690। 39690 मल्टीप्लाई करें रेट से, वो है 37%। क्या जवाब आएगा, 14,685। ओके। अब 2024 की हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं। कैरिंग वैल्यू सी जी 39690, डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर की आई थी 14,685, लेस किया, कितनी कैरिंग वैल्यू बनती है ज़रा बताएं, 25,005। अब इसके ऊपर रेट लगा दें आप 37%। क्या जवाब आएगा, 9251। और फिर आ जाएगा हमारे पास 2025। ओपनिंग थी 25,005, लास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन 9251 लेस की, तो क्या कैरिंग वैल्यू है कि बताएं ज़रा, 15,753। इसका आप ले लें 37%, कितना बनता है, 528। तो इस तरह हम क्या कर रहे होते हैं, ये डेप्रिसिएशन जो है कैलकुलेट
कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ द मेथड, दिस इज़ द वे टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन बाय यूजिंग WDV। क्लियर है ये? चलिए जी, ज़रा ये सवाल रीड करें, मुझे इसका बताएं आंसर क्या होगा। शाबाश, जल्दी करें, इसका आंसर क्या होगा बताएं। चलिए जी, आप जवाब निकालें, देखते हैं। वो कहता है जी, नॉन करंट एसेट है, उसकी कॉस्ट है 64,000, इसने हमें गिवन की है। इट इज़ डेप्रिशिएटेड बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हम उसको WDV से क्या करें, रिड्यूस कर रहे हैं। रेट है हमारा 25%। व्हाट इज़ द एनुअल डेप्रिसिएशन इन ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3? अभी निकाल लेते हैं। ईयर 1 जी, देख लेते हैं जी, 64,000। देखें, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 25% से, तो क्या जवाब आएगा? 16,000। वेरी गुड। अब ईयर 2 की जब हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, डैट शुड बी चार्ज ऑन द बुक वैल्यू। तो 64,000 माइनस 16,000, बुक वैल्यू कितनी आएगी ज़रा बताएं, कितनी आएगी बुक वैल्यू? 48,000। अब इस 48,000 का 25% लें, क्या जवाब आएगा? 12,000। फिर ईयर 3 पे चलते हैं। 48,000 माइनस 12,000, क्या जवाब आएगा? 36,000। इस 36,000 का 12% लेंगे, क्या जवाब आएगा? 9,000। इज डैट क्लियर? जी क्लियर है? ओ सॉरी, सॉरी, 25%। 25 लिखा है। क्या बच्चे की जान लेनी है? क्या बच्चा के पास ज़िंदगी में गलती करने की गुंजाइश नहीं है? खुद आप लोग पेपर में गलती करके फेल हो जाते हैं। मैंने एक 25 को 12 कर दिया, उस पर मुझे नहीं छोड़ना। वैसे भी आज का दिन बड़ा गर्म है, आज के दिन की मुनासबत से मुझे माफ़ी दे दे, मैंने गलती से 12 लिख दिया, मेरे मुंह से निकल गया, 25 लिखना था मैंने। ठीक है, चलें जी, आगे देखते हैं।
आगे है मशीन और मेथड और यूनिट मेथड्स। ठीक है, ये वाला वो मेथड है, आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क करें। क्यों? बिकॉज देखिए, आप लोग जो है ना, आप लोग तैयारी करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड की, आप लोग तैयारी करते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की, लेकिन ये वो चीज़ें होती हैं, अगर पेपर में आपको ये आ जाए, आप लोगों के काम पे जो है टांगना शुरू हो जाती हैं। आपका पास पेपर में एक सवाल है, स्पुतनिक सी लिमिटेड, ये आपका बेंचमार्क क्वेश्चन है जो इस मेथड से कैलकुलेट हो रहा है, और उसमें रीवैल्यूएशन सरप्लस भी मौजूद है। कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव से यू कैन से दैट एक बेंचमार्क क्वेश्चन है जिसमें हमारे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन जो है वो इन्वॉल्व है। तो आप इसको लिख लीजिएगा, हमने सवाल करना है। अगर आपको स्पुतनिक सी लिमिटेड आपसे हो जाता है ना पहली अटैम्प्ट में, और विदाउट एनी गलती, और समझ और लॉजिक सारी समझ आई हैं, आपका इस एरिया में मार्क्स सिक्योर करना बड़ा इजी होगा। अब हमारे पास थर्ड जो मेथड है वो मशीन और मेथड्स या यूनिट मेथड्स, या इसको हम क्या कहते हैं, यूजेज मेथड भी कहते हैं, या हम इसको एफिशिएंसी मेथड भी क्या कहते हैं, कह रहे होते हैं, या हम इसको प्रोडक्शन मेथड भी कह रहे होते हैं। ये इसके मल्टीपल नेम्स हैं। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम इनको डेप्रिशिएट तो कर रहे हैं, इस मेथड में हम अपने एसेट्स को डेप्रिशिएट तो कर रहे हैं, बट कितना इस्तेमाल हुआ उसकी बेसिस के ऊपर, कितने यूनिट्स बने हैं उसकी बेसिस के ऊपर, कितने आवर्स चला है उसकी बेसिस के ऊपर, कितनी एफिशिएंसी हमारी क्रिएट हुई है उसकी बेसिस के ऊपर, कितने प्रोडक्ट्स बने हैं उसकी बेसिस के ऊपर। देखें, ये वाला मेथड था हमारे पास, इसमें हम किसके ऊपर लेके जा रहे हैं, लाइफ के ऊपर। और लाइफ क्या थी, वो हमारी ईयर्स थी, 3 साल 4 साल 5 साल, उसके ऊपर हम कर रहे थे। स्ट्रेट लाइन मेथड लाइफ पे था, ईयर्स में थी, इस पे हम नहीं है। देखें, मुझे एक बात बताएं, आप अगर डेप्रिशिएट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के ज़रिए, आप एक एसेट को ख़रीद के लेके आए हैं, आपने उसको 6 माह इस्तेमाल किया, 3 माह फैक्ट्री बंद हो गई है, क्या जिन 3 माह फैक्ट्री बंद रही है, आप क्या उन 3 माह की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे? ज़रा मुझे बताएं। अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड पे या WDV पे चल रहे हैं, अगर आपकी फैक्ट्री बंद रही है, तो जितना अरसा फैक्ट्री आपकी बंद रहेगी, क्या उतने अरसे की आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे? द आंसर इज़ हम तो करेंगे। हम क्या है, हम वो डेप्रिसिएशन जो है वो रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज उस पर हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं किसके ऊपर, लाइफ के ऊपर। किसके ऊपर कर रहे हैं, लाइफ के ऊपर। इस्तेमाल हो या ना हो, हमने क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है। लेकिन ये वो वाहिद मेथड है, लेकिन ये वो वाहिद मेथड है कि जिसमें हम जितना इस्तेमाल करेंगे, जितना यूज़ करेंगे, उतना ही डेप्रिशिएट करेंगे। अगर इस्तेमाल नहीं हुआ कोई डेप्रिसिएशन नहीं, अगर इस्तेमाल हुआ तो डेप्रिसिएशन इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो ये हमारा जी मशीन और मेथड्स या यूनिट मेथड या एफिशिएंसी मेथड या प्रोडक्शन मेथड जो है वो कहला रहा होता है। अब इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, वही आप निकालेंगे डेप्रिशिएबल अमाउंट, वो क्या होगी, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आवर्स पे निकालना है तो कितने घंटे इस साल चला, डिवाइड करेंगे हम टोटल आवर्स पे, क्या करेंगे टोटल आवर्स पे, तो मेरे पास क्या होगी, डेप्रिसिएशन आ जाएगी। यहाँ टोटल कितने यूनिट्स बनेंगे डिवाइड, और इस साल कितने बने हैं, इस फ्रैक्शन पे डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास क्या होगी, डेप्रिसिएशन जो है वो आ रही होगी। ये सवाल देखते हैं और इस सवाल की बेसिस पे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कहते हैं जी, प्लांट बॉट ऑन 1 जनवरी 2021। प्लांट आपने कब खरीदा था, 1 जनवरी 2021 को, कितने का, 1 लाख रुपए का, विद एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 साल। कितने साल चलना है आपके पास, 5 साल। स्क्रैप वैल्यू क्या होगी, 10,000, एंड द प्लांट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस 7500 यूनिट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। कितने यूनिट्स बनाएगा प्लांट, 7500 यूनिट्स जो है बना रहा होगा।
द एंटिटी ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर, एंटिटी का ईयर एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर को। एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स हैज़ बीन 1500 यूनिट्स, 1800 यूनिट्स, 1200 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स एंड 1000 यूनिट्स फ्रॉम 2021, 22, 23, 24, 25। उसने हमें बता दिया कि भाई इतने यूनिट्स जो हैं हमारे हर साल बने हैं। रिक्वायरमेंट है यूजिंग यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। क्या? यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड हमने इस्तेमाल करना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, बताना है कितनी डेप्रिसिएशन होगी, क्या कैरिंग अमाउंट होगी और क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी, ये सारा हमने कैलकुलेट करना है। सवाल समझ आया? इसको एक दफ़ा रीड करें, जल्दी से रीड करके मुझे बताएं सवाल समझ आया आप लोगों को? जी भाई, सवाल समझ आया? अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला यही है, देखें जी क्या है। हम लेते हैं पहले 2021 के लिए। फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। कॉस्ट है हमारे पास 1,00,000, स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 10,000। मल्टीप्लाई करना है हमने इस साल कितने यूनिट्स बने हैं, वो बने हैं 1500। कितने बने हैं? 1500। टोटल कितने यूनिट्स बनने हैं? वो बनने हैं 7500। कितने बनने हैं? 7500। तो ज़रा बताएं क्या आएगी डेप्रिसिएशन, बताएं जी। क्या डेप्रिसिएशन होगी? फिर 2022 की भी 18,000। 18,000 हमारे पास आ जाएगी डेप्रिसिएशन। फिर 2022 की भी निकाल लेते हैं, यही मेरे पास आ जाएगी डेप्रिशिएबल अमाउंट। देखेंगे 2022 में हमने कितने यूनिट्स जो हैं बनाए हैं। 2022 में हमने बनाए हैं 1800 यूनिट्स। कितने बनाए हैं? 1800 यूनिट्स। कितने की डेप्रिसिएशन? 21,600। 2023 में चलते हैं, 1,00,000 माइनस 10,000 मल्टीप्लाई बाय 7,500। और कितने बने थे हमने? 1200। ज़रा बताएं कितने आते हैं? 14,400। फिर 2024 1,10,000। इस साल बने थे 2,000 यूनिट्स। टोटल लाइफ है 7,500। कितनी आते हैं? 24,000। और आखिरी है हमारे पास 1,000 यूनिट्स बने हैं। चलें जी, 1,00,000 माइनस 10,000 बताएं जी कितनी आएगा?
12,000। तो सर ये डेप्रिसिएशन हमारी आ गई। देखें अब ये हमें क्या बता रहा है, जितने साल जितने यूनिट्स बनेंगे ना उसी हिसाब से क्या किया जाएगा, डेप्रिशिएट किया जाएगा। देखें यहाँ बने 1500 यूनिट्स, कितनी है डेप्रिसिएशन 18,000। यहाँ बने 1000 यूनिट्स, कितनी आई 12,000। यहाँ बने 2000, कितनी आई 24,000। तो जितना चलाओगे, जितनी एफिशिएंसी इंक्रीज करोगे, उतनी ही क्या होगी, आपकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी। अगर आपकी प्रोडक्शन ज़ीरो हो, अगर आपकी प्रोडक्शन ज़ीरो हो तो क्या डेप्रिसिएशन आएगी, ज़रा बताएं। अगर आपने कोई भी यूनिट ना बनाया हो तो क्या डेप्रिसिएशन आपकी आएगी, ज़रा बताएं मुझे। ज़ीरो आएगी। तो रिमेंबर, दिस इज़ द ओनली मेथड, दिस इज़ द ओनली मेथड जिसमें हमारी एक्विजिशन के बाद जो डेप्रिसिएशन है वो ज़ीरो होती है। ये वाहिद मेथड है जिसमें हमारी डेप्रिसिएशन जो है वो कितनी हो जाती है, वो ज़ीरो हो रही होती है। दिस इज़ द ओनली मेथड। देखें अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड है, हमारे पास क्राइटेरिया है डेप्रिसिएशन का, वो क्या है कि जब हमने एसेट को ख़रीद लिया उस दिन से लेके जिस दिन तक बेचेंगे नहीं, हमने क्या करनी है, हमने डेप्रिसिएशन हमेशा चार्ज करनी है। ये हमारा क्राइटेरिया है, ये हमारा क्या है, क्राइटेरिया है। अब स्ट्रेट लाइन मेथड है, मशीन लेके आए हैं, मशीन बंद पड़ी है, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। WDV मेथड है, मशीन पड़ी हुई है, बंद पड़ी है, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। दिस इज़ द ओनली मेथड। क्या कहता है, मशीन लेके आ गए, कोई मसला नहीं है, चलाओगे, यूनिट्स बनेंगे, प्रोडक्शन करोगे, डेप्रिसिएशन होगी। अदरवाइज कोई डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होनी, अदरवाइज कोई डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होनी। क्लियर है, ये सवाल क्लियर है, समझ आई। अगर आपको पेपर में MCQs आए कि नेम द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इन विच डेप्रिसिएशन कैन बी ज़ीरो, तो क्या आंसर लिखेंगे, ये यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड या मशीन और मेथड या आउटपुट मेथड, ये हम लिख रहे होंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ज़ीरो नहीं होती, WDV में ज़ीरो नहीं आ सकती, लेकिन इसमें ज़ीरो आएगी क्योंकि जितने यूनिट्स बनाएंगे उतना डेप्रिशिएट करेंगे, जितने कम यूनिट्स बनाएंगे उतनी कम डेप्रिसिएशन आएगी। देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल फिक्स डेप्रिसिएशन आ रही है, हर साल फिक्स डेप्रिसिएशन आ रही है। WDV में हर साल डेप्रिसिएशन जो है वो कम होती जा रही है। एफिशिएंसी ज़्यादा है, डेप्रिसिएशन ज़्यादा है, एप्रिसिएशन कम है, डेप्रिसिएशन कम है। कम कम करते करते लाइफ पूरी हो जाएगी, एसेट बेच देंगे। आखिरी साल भी जब हम एसेट बेच रहे होंगे ना कोई डेप्रिसिएशन हमारी आएगी तो बेचेंगे लाइफ पूरी करके। बट इसमें क्या है भाई, पहले साल आए हैं, टोटल कितने बनने हैं यूनिट्स 10,000, पहले साल ही मैंने बना दिया 5,000 यूनिट, आ जाएगी डेप्रिसिएशन। अगले साल मैंने बनाए सिर्फ 500 यूनिट्स, डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी। अगर उससे अगले साल मैंने बना दिया 2500 यूनिट्स तो फिर मेरी क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगी। उससे अगले साल मैंने प्लांट ही बंद कर दिया तो फिर कोई डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं हो रही होगी। तो रिमेंबर, इस मेथड पे जितना चलाएंगे उतना ही क्या करेंगे, हम इसको लेके चल रहे होंगे। अगर नहीं होगी तो नहीं है। मैं आपको रेफरेंस के तौर पे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो हम प्रैक्टिस इंशाल्लाह अगले वीक कर रहे होंगे, दैट इज स्पुतनिक सी लिमिटेड। कौन सा, स्पुतनिक सी लिमिटेड, उसमें ये कंसेप्ट अप्लाई कर रहा है। और उसके एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ेंगे, उसमें क्लियरली उसने मेंशन किया हुआ है कि यार बच्चे जो हैं वो इस कंसेप्ट को पिक ही नहीं कर पाए, वहाँ पे भी ऑर्स थे और इंजन की डेप्रिसिएशन थी तो वो ऑर्स बेसिस पे करनी थी, बच्चे नहीं कर पाए थे। तो ये चीज़ वहाँ पे अप्लाई होनी थी और इसके चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज अगर इस मेथड पे डेप्रिशिएट कर रहे हैं तो इस पर कम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। बिकॉज ये वो मेथड है जिसमें हमने अगर मशीन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की तो बिल्कुल भी डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, अगर की है तो फिर ही क्या की जाएगी, डेप्रिसिएशन जो है चार्ज की जा रही होगी। ये क्लियर है, इसमें कोई सवाल है किसी का बताए, अगर नहीं है तो हम आगे चलते हैं। आगे चले।
उसके बाद है हमारे पास आखिरी मेथड, ये पेपर में अभी तक तो आया नहीं है, आ सकता है, डैट इज़ सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड। कि हम क्या कर रहे हैं, हम ईयर्स के डिजिट्स के ऊपर क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं। अब सम ऑफ डिजिट्स का मतलब क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स का मतलब क्या होता है कि अगर एक एसेट है उसकी लाइफ 3 साल है, कितनी है, 3 साल है, तो हम इसको 3 के फैक्टर्स को जमा करेंगे। अब 3 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, 1+2+3, कितना जवाब आएगा, 6। ये 6 आएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, सम ऑफ डिजिट। हमने क्या करना है इस मेथड पे, इसको क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है। ये मेथड वहाँ पे हम अप्लाई कर रहे होते हैं जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स की जो क्या कहते हैं बेनिफिट्स हैं वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे होते हैं, वहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का, कि हम लेंगे डेप्रिशिएबल अमाउंट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आ जाएगा हमारा सम ऑफ डिजिट्स, मतलब जो सम होता है, और यहाँ पे आ जाएगा फैक्टर ऑफ करंट ईयर। फैक्टर ऑफ करंट ईयर का मतलब है कि अभी हम कितने साल तक इस एसेट को चला सकते हैं, तो इस पे हम इसे क्या कर रहे होते हैं, लेके चल रहे होते हैं। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। कहता है जी प्लांट आपने ख़रीदा है एक 1 जनवरी 2021 को, कितने का, 1 लाख रुपए का, विद एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। क्या लाइफ है, 5 ईयर्स। अब देखिए 5 साल इसकी लाइफ है, हमने 5 साल के फैक्टर्स को जमा करना है। अब वो कैसे करेंगे, अगर हम उसका सम ऑफ डिजिट्स निकालें 5 सालों का, तो वो हम क्या होगा, देखें 5, 4, 3 कितना आएगा, 15। ये सारे फैक्टर्स का सम है। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए 5 5+1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या आ जाएगा 15। मगर अगर हमने निकालना है फॉर्मूला से, तो ये मेरा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा फैक्टर्स निकालने पे। ये सम ऑफ फैक्टर्स आ गया, ये आ गया सम ऑफ फैक्टर्स। अब हमने देखना है रेलेवेंट फैक्टर। देखिए अगर हम ईयर 1 में स्टैंड करें ना, ईयर 1 में एक एसेट है मेरे पास, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। मैं एक मशीन लेके आया हूँ, वो मशीन 5 साल तक चलनी है, वो मशीन 5 साल तक चलनी है, तो अगर उसके 5 साल का सम करूँगा डिजिट्स का, वो कितना आएगा, 15 आएगा। ये निकाल लिया। अब हम इसको इसी मेथड पे अगर डेप्रिशिएट कर रहे हैं, तो 2021 की डेप्रिशिएशन कैसे आएगी, देखें 1 लाख माइनस 10,000, ये आ गया डेप्रिशिएबल अमाउंट। मल्टीप्लाई करेंगे एक फैक्टर से, डिनोमिनेटर में आएगा सम ऑफ डिजिट, न्यूमरेटर में आएगा करंट ईयर फैक्टर। करंट ईयर फैक्टर का मतलब है कि आज अगर हम स्टैंड कर रहे हैं, आज से लेके एंड तक कितने साल बाकी हैं। तो देखिए अगर ईयर 1 में है तो भी 5 साल बाकी हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। या इन शॉर्ट आप सम ऑफ डिजिट्स में काउंटिंग करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में 5 से लेके 1 तक, और जब आपने रेलेवेंट निकालना होता है तो 1 2 3 4 5 करते हैं, कि आपके पास 5 साल हैं, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1 होगा। तो 21 की हम निकालेंगे, इस तरह से डेप्रिसिएशन आ रही होगी। जब हम 2022 की डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो क्या आएगी, देखें 1 लाख माइनस 10,000 मल्टीप्लाई में करेंगे। देखिए सम ऑफ डिजिट सेम रहना है। हम खड़े हैं 2022 में सेकेंड ईयर में, यहाँ पे है अभी हमारा एसेट कितने से चल सकता है, 1 2 3 4, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4/15 से। फिर आते हैं 23 में, देखें जी 1 लाख माइनस 10,000। अब तीसरे में खड़े हैं तो 1 2 30, क्या हो जाएगा 3/15। फिर हम बात करते हैं 24 की, तो क्या होगा 1 लाख माइनस 10,000 मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 2/15 की, और 25 में आ जाएगा जी हमारे पास 1 लाख माइनस 10,000
और ये आ जाएगा 1/15। अब ज़रा मुझे बताएं डेप्रिसिएशन क्या आएगी पहले साल की? 30,000। सेकेंड ईयर की कितनी आएगी? 24,000। थर्ड ईयर की कितनी आएगी? 18,000। फोर्थ ईयर की कितनी आएगी? 12,000। और लास्ट में कितनी आएगी? 6,000। ये है हमारा सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड कि हम इसको लेके चल रहे होते हैं। तो ये वाला मेथड वो है जो लीस्ट एक्सपेक्टेड है। ये क्या है? हमारा लीस्ट एक्सपेक्टेड मेथड है। सबसे कम हमें यही मेथड जो है वो आता है। इसका ज़रा मुझे आंसर बताएं जल्दी से। सवाल को ध्यान से पढ़ना है, सवाल को ध्यान से पढ़ना है, जो पूछा हुआ है सिर्फ मुझे वो आंसर करना है। जल्दी से बताएं क्या जवाब होगा। शाबाश। हसन भाई साहब कहते हैं 1,84,000 आएगा। रेहान कहते हैं 96 आएगा। और जी लाइबा कहती हैं 96 आएगा। ओके, और बताएं। और बताएं भाई, बाकी वलीमे पे नहीं आए मेरे। बताएं। MN के चेक करें। MN के ऐसे नाम रखा है जैसे शाहरुख खान होता है। जैसे मैं भी अपने आप को FR के कहता हूँ, बट मेरे पे सूट करता है। और बताएं, सारे बताएं। शाबाश, जल्दी। इब्रार, विशाल, बताएं क्या जवाब है? 96। ओके, ठीक है। और चलो देखते हैं। कहता है जी एक मोटर व्हीकल है। ये आप लोग कॉपी पेस्ट करके जवाब देते हैं। एक मोटर व्हीकल जिसकी कॉस्ट जो है 4 लाख है। इट हैज़ एन एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ ₹40,000। 5 साल के बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी? 40,000। इफ़ द सम ऑफ डिजिट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज यूज्ड, अगर हम सम ऑफ डिजिट मेथड यूज़ कर रहे हैं, व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ ईयर 2? बताओ जी, ईयर 2 के बाद कैरिंग अमाउंट क्या होगी वो हमने बताना है। ठीक है, अभी देखें कैरिंग अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है। कैरिंग अमाउंट का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब हमें चाहिए ईयर 1 की डेप्रिसिएशन। अभी निकाल लेते हैं। 4 लाख माइनस रेजिडुअल वैल्यू 40,000 मल्टीप्लाई बाय करेंगे सम ऑफ डिजिट्स 15 है। करंट ईयर फैक्टर जो है वो हमारे पास आ जाएगा कितना? बताएं क्या जवाब आता है? क्या जवाब आएगा? 1,20,000। फिर निकालते हैं हम ईयर 2 की। 4 लाख माइनस 40,000 मल्टीप्लाई बाय
4/15, बताएं क्या बनता है? 96,000। सही बताएं क्या बनता है? 96 आता है। ये आ गई डेप्रीसिएशन 96,000 भी। अब इन दोनों को जमा करें, कितनी बनती है? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 2,16,000। अब देखते हैं कैसे क्या का कैरिंग अमाउंट। कॉस्ट कितनी थी हमारे पास? 4 लाख। व्हाट इज़ द एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन? 2,16,000। कैरिंग वैल्यू कितनी आएगी ज़रा बताएं? दिस इज़ द कैरिंग अमाउंट। ये चीज़ चाहिए थी, इसका जवाब जो है ये बनता है। आप लोग मुझे ये क्यों बता रहे हैं, बताएं ज़रा, बताएं। आई क्लियरली सेड, सवाल को ध्यान से पढ़ना है, सवाल को प्रॉपरली रीड करना है। बताएं। हाँ, आपने सही कैलकुलेट किया था। समझ आया? सर सवाल को ध्यान से पढ़ना सीखें। सवाल क्या कह रहा है, सवाल इम्पॉर्टेंट है। सवाल को ध्यान से पढ़ें, फिर आपने जवाब देना है। देखो आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने बस आधा बात पढ़ी है, जल्दी में पढ़ी है। ईयर 2 के एंड पे मुझे क्या कर दिया, आप लोगों ने बता दिया डेप्रिसिएशन कितनी है। उसने कहाँ पे बताया है, कहाँ पे पूछा है कि ईयर 2 के एंड के ऊपर डेप्रिसिएशन दो? उसने कहीं पूछा है आपसे? उसने क्या कहा है कि ईयर 2 के एंड के ऊपर कैरिंग अमाउंट क्या है, और कैरिंग अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो आप देखें तो सही वो पूछ क्या रहा है। रीजंस ऑफ फेलियर में जो हमने डिस्कस की थी ओरिएंटेशन में, पहली रीजन क्या थी जो एग्जामिनर खुद बता रहा था? अनएबल टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। आप लोगों को पता ही नहीं है पूछ क्या रहा है, और आपके सामने लिखा हुआ है वो कैरिंग अमाउंट पूछ रहा है, और आप लोग मुझे क्या बता रहे हैं? यू गाइज आर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। ये चीज़ जो है आपको मरवाती है पेपर में। समझ लगी? ये गलतियां यहां पे करना अलाउ है। आपके पास 4 महीने हैं, इन 4 महीने में 4 लाख गलतियां कर दो, कोई मसला नहीं है। बट इन गलतियों से सीखना है। अगर आज ये मिस्टेक हो रही है, अगले सवाल में ये मिस्टेक नहीं करनी। इन गलतियों को ओवरकम करना है, ताकि जब आप आई कैप में बैठे हो 12 सितंबर को, तो 12 सितंबर को, सॉरी 10 सितंबर को आपकी ये गलती ना हो रही हो। हमने वहाँ पे अपना मार्जिन ऑफ एरर जो है वो मिनिमाइज करना है, वहाँ पे हमने ये मिस्टेक्स नहीं करनी। जी जनाब, क्लियर है? कोई सवाल है तो बताएं, अगर नहीं है तो हम आगे चलते हैं। अब देखें, सवाल है डेप्रिसिएशन कब से कब तक चार्ज होनी है? डेप्रिसिएशन कब से कब तक चार्ज होनी है? देखिए जी, कहता है जी जो भी हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? जो डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड करेंगे, हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे? अपना एक्सपेंस शो करेंगे। क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपना एक्सपेंस शो कर रहे होंगे। ठीक है? और हर साल हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। लेकिन यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब आप लोगों को समझ आता है? अंडर यूजेज मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द डेप्रिसिएशन चार्ज कैन बी ज़ीरो वाइल देयर इज़ नो प्रोडक्शन। यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन समझ आती है? शाबाश, ज़रा बताएं। अभी हम पढ़ के आए हैं। अब सवाल है डेप्रिसिएशन हमने कब से स्टार्ट करनी है? देखें, जब से अवेलेबल फॉर यूज़ है ना, जब से एसेट अवेलेबल फॉर यूज़ है, हम उस वक़्त से क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। मतलब जब हम उसको बिज़नेस में ले आए हैं,
अवेलेबल फॉर यूज़ है, तब से हमने क्या करनी है, डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। ठीक है। और डेप्रिसिएशन एंड कब करनी है, ये नहीं करते जा रहे हैं। देखें, जब हम एसेट को डी रिकग्नाइज कर दें या डिस्पोज ऑफ कर दें, क्या कर दें, हम उसको बेच दें, जब तक उसकी लाइफ पूरी हो गई है या जब तक हम उसको बेच नहीं देते, हमने उस डेट तक क्या करनी है, डेप्रिसिएशन जो है वो रिकॉर्ड करनी है। ये सवाल पढ़ें, बताएं पहले वाले का क्या जवाब है। शाबाश। अब ध्यान से पढ़िएगा। आप लोग होते हैं मेरे सामने तो बताता आप लोगों को। भाई पेपर वो याद है जो बचपन में एक वो होता ना, सोटा पकड़ के पास करवाते थे, मैंने आपको उस तरह ये पेपर पास करवाना है। तो मुझे ध्यान से पढ़ के बताएं पहले वाले का क्या जवाब होगा। रिमेंबर, लैंड कभी डेप्रिशिएट नहीं होता, बिकॉज लैंड की इनडेफिनेट लाइफ है। बंदा मर जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लैंड खत्म नहीं होगा, तो लैंड डेप्रिशिएट नहीं करना। बताएं पहले वाले का क्या जवाब है। शाबाश। चलिए नहीं कहता जी, देखिए अब ध्यान से, अब आपकी गलतियाँ देखते हैं। एक प्रॉपर्टी है, उसकी कॉस्ट कितनी है, 5 मिलियन। इसमें से लैंड जो है वो 2 मिलियन का है, और बिल्डिंग जो है 3 मिलियन की है। द बिल्डिंग हैज़ लाइफ ऑफ 50 ईयर्स, व्हाट इज़ द एनुअल डेप्रिसिएशन। देखिए लैंड डेप्रिशिएट नहीं हो सकता, क्या होगी, बिल्डिंग ही। अब बिल्डिंग है 3 मिलियन की और लाइफ कितनी है, 50 साल है। 3 को डिवाइड किया 50 पे, क्या जवाब आएगा, 60,000। तो 60,000 क्या होगी, इसकी डेप्रिसिएशन बन रही होगी। डन। इसको देखते हैं। अब देखें, कहता है एन एंटिटी कंस्ट्रक्टेड अ बिल्डिंग फॉर इट्स ओन यूज़। अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए उसने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है। द बिल्डिंग वॉज कम्प्लीटेड ऑन 1 जुलाई 2008। बिल्डिंग इस तारीख को क्या हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी। एंड ऑक्यूपाइड ऑन 1 सितंबर, और लेकिन हमने कब्ज़ा लिया 1 सितंबर 2008 में। द एंटिटी यूज द बिल्डिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बड़े लंबा उसने इस्तेमाल की। बट देन ड्यू टू एक्सपेंशन इन इट्स बिजनेस, बट बिजनेस एक्सपैंड हो गया और फैसला किया 1 जुलाई 2015 को कि हम रेंट की जगह पे चले जाते हैं। और वो 1 अगस्त 2015 को रेंट पे चले गए और बिल्डिंग बेची है 31 दिसंबर 2015 तक। हमने इस सवाल में बताना है कब से कब तक डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। बताएं जी, कब से कब तक चार्ज होगी। देखिए बिल्डिंग अवेलेबल फॉर यूज़ कब थी, 1 जुलाई, 1 जुलाई 08 से। डिस्पोज ऑफ कब हुई है, वो है 31 दिसंबर। हमने खाली कर दी है, बिकी नहीं है। तो कब तक चार्ज होगी, 31 दिसंबर 15 तक। इस डेट से लेके इस डेट तक हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज कर रहे होंगे। क्लियर है ये। उसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं, हमारा जो डेप्रिसिएशन है ना, ये डेप्रिसिएशन एक एस्टीमेट है। ये क्या है, एक एस्टीमेट है। एस्टीमेट का मतलब क्या होता है, ज़रा बताएंगे। एस्टीमेट का उर्दू में मतलब क्या होता है।
देखिए रेहान, अगर हम यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड में है ना, फिर तो डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हम नॉर्मली लेके चल रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में, फिर डिपेंड नहीं करता। एस्टिमेट का मतलब होता है अंदाज़ा। अब डेप्रिसिएशन जो है वो एक एस्टिमेट है। कैसे? देखिए, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हम क्या पढ़ के आए हैं? हमने फॉर्मूला पढ़ा है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, डिवाइड करना है हमने इसको यूज़फुल लाइफ पे, तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये आपके पास लिखा हुआ है फॉर्मूला, ये है आपके पास डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला। आप देखिए इस फॉर्मूला में तकरीबन हर चीज़ एस्टिमेट है। देखिए लाइफ क्या है एसेट की, आपने अंदाज़ा लगाया। आप एक मशीन लेके आ रहे हैं, आप एस्टिमेट कर रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। आपके पास ये मशीन 5 साल 6 साल 7 साल चल जाएगी, आपने अंदाज़ा लगाया है। आप एक मशीन लेके आते हैं जापान से और आपको अंदाज़ा है कि 10 साल चल जाएगी। ये मशीन लगाते हैं 2 साल बाद ख़त्म हो जाती है। अब अंदाज़ा है ना, अंदाज़ा गलत साबित हो सकता है, एस्टिमेट है। स्क्रैप वैल्यू, आपने अंदाज़ा लगाया है कि 10 साल चलने के बाद इतने का बिक जाएगा, माइट भी ना बिके, माइट भी महंगा बिक जाए, माइट भी सस्ता बिक जाए। तो ये भी क्या है? अंदाज़ा है। डेप्रिसिएशन इटसेल्फ क्या है? अंदाज़ा है। देखिए डेप्रिसिएशन क्या है? हमें जिस पैटर्न में एसेट्स के बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं ना, उसी पैटर्न में हम क्या करते हैं? इसको एक्सपेंस आउट करते हैं। हमें जिस पैटर्न में एसेट्स के बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, हम उसी पैटर्न में क्या करते हैं? इसको एक्सपेंस आउट कर रहे होते हैं। देखिए अगर हमें एक फिक्स बेनिफिट मिल रहा है एसेट का, तो हम हर साल क्या कर रहे हैं? उसको फिक्स वे में डेप्रिशिएट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के ज़रिए। अगर हमें कोई ऐसा एसेट है जिसका बेनिफिट डिक्लाइन होगा, मतलब नई मशीन आई है फुल एफिशिएंसी, पुरानी होगी कम 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 कम, तो हम क्या करेंगे? उसी पैटर्न में उसको क्या कर रहे हैं? डेप्रिशिएट कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया। उसके अलावा जो सम ऑफ डिविजन मेथड ये हो गया। तो जिस पैटर्न में हमें बेनिफिट्स आ रहे होते हैं, हम उसी पैटर्न में क्या कर रहे हैं? डेप्रिशिएट कर रहे हैं। ये भी गलत साबित हो सकता है। हम एक मशीन लेके आते हैं, हमें दादा यार इसकी एफिशिएंसी गिर जाएगी, वो मशीन लेके आए, उसकी एफिशिएंसी रहती कांस्टेंट है, हर साल उतने ही बना रहे हैं यूनिट्स, उसकी एफिशिएंसी में कोई कमी नहीं आई। हमें क्या करना पड़ेगा? मेथड चेंज करना पड़ेगा। फिर देखें, ये एक एस्टिमेट है। एस्टिमेट अंदाज़ा होता है। अंदाज़ा हमेशा आपकी प्रोफेशनल जजमेंट पे होता है। आप फैक्टर्स देखते हैं, एक फैक्टर देखा, 2 फैक्टर देखे, 3 फैक्टर देखे, कंसल्ट किया, मार्केट में देखा भाई ये मशीन कैसे चल रही है, वो मशीन कैसे चल रही है, इसके पास कितना अर्सा चली है, ये मशीन की लाइफ कितनी है। आप एस्टिमेट लगाते हैं, आप अंदाजे लगाते हैं। वो अंदाजे सही भी साबित होते हैं, गलत भी साबित हो सकते हैं। लेकिन जब वो अंदाजे गलत साबित हो जाएं, तो ये फ्रॉड नहीं होता, ये फ्रॉड नहीं होता। हम इसको जाके पढ़ेंगे डिटेल में IAS 8 में, बट अभी हम डिस्कस करें चेंजेस इन एस्टिमेट। ये चेंजेस इन एस्टिमेट इज नॉट अ फ्रॉड, ये फ्रॉड नहीं है। ये क्या है? हमने एक बेस्ट जजमेंट की थी, जजमेंट जो है वो हमारी क्या हो गई है? वो हमारी गलत साबित हो गई है। अब हम क्या करेंगे? हम रिवाइज कर देंगे। क्या करेंगे? रिवाइज। अगर हमारी जजमेंट गलत साबित हो जाए तो हम क्या कर देंगे? हम उसको रिवाइज कर देंगे। अब रिवाइज करने का फॉर्मूला क्या होता है, असूल क्या है, वो हमने देखना है। हमने असूल देखना है। असूल क्या है? कि जिस दिन हमारा एस्टिमेट चेंज होगा, मतलब हम देखेंगे डेट ऑफ चेंज। जिस दिन हमारा एस्टिमेट चेंज हो रहा है, जो डेट ऑफ चेंज है, हम क्या करेंगे? इस डेट के ऊपर जो कैरिंग वैल्यू होगी वो निकालेंगे। क्या करेंगे? इस डेट के ऊपर जो कैरिंग वैल्यू होगी वो निकाल लेंगे, ठीक है। और उसको फिर डिवाइड कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे न्यू एस्टिमेट से, तो हमारा काम चल जाएगा। इस तरह हम क्या कर रहे होते हैं? चेंजेस इन एस्टिमेट को इनकॉर्पोरेट जो है वो कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? इस वे में हम इसको इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, देखें आपके सामने है, अब ध्यान से पढ़िएगा। कहता है जी आपने कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस
फॉर द ईयर 2001 टू 2004, 2001 से लेके 2004 तक आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। ओके, कहता है जी ऑन 1 जनवरी 2001 एयर लिमिटेड परचेज एन एसेट फॉर ₹10,000। एयर लिमिटेड ने एक एसेट लिया 10,000 रुपये का विद नील रेजिडुअल वैल्यू, इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं, पता है भाई 10 बार बिक रहा ही नहीं है, फेंकना ही पड़ेगा। एंड इज इंटेंडेड टू बी यूज फॉर 10 साल, और फैसला था कि 10 साल चल जाएगा। एंटिटी यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड, एंटिटी क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो इस्तेमाल कर रही है। ऑन 1 जनवरी 2003, 2 सालों के बाद एयर लिमिटेड रिकंसीडर्ड द यूज ऑफ इट्स डेप्रिसिएशन मेथड। उन्होंने कहा यार मेथड को रिकंसीडर करते हैं, उन्हें लगा पता कि स्ट्रेट लाइन मेथड अप्रोप्रिएट नहीं है। इस तरह के एसेट जो हैं वो किसके ऊपर होने चाहिए, WDV के ऊपर डेप्रिशिएट होने चाहिए। अब एस्टीमेट चेंज हो गया, इसे कैसे इनकॉर्पोरेट करना है निकाल लेते हैं। रिक्वायरमेंट है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना। देखें ओके, अब देखिए बात करते हैं 2001 की, जब हमने एसेट लिया था उसकी लाइव कॉस्ट जो है 10 साल थी, कॉस्ट 10,000 थी, लाइव 10 साल थी, डेप्रिसिएशन जो है वो 1,000 रुपया ही, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। स्ट्रेट लाइन मेथड था। 2002 में भी हमारे पास कॉस्ट जो है, जो डेप्रिसिएशन है वो 1,000 रुपये आई, ये 2 सालों के डेप्रिसिएशन में कोई गलती नहीं हुई। 2003 में हमने क्या कर दिया, अपना एस्टीमेट चेंज कर दिया। अब जिस दिन एस्टीमेट चेंज होता है उस दिन की हमें चाहिए कैरिंग वैल्यू। क्या चाहिए, कैरिंग वैल्यू। अब वो कैसे आएगी, देखें ओरिजिनल हमारी कॉस्ट थी 10,000, हम अभी कितना इसको अभी तक डेप्रिशिएट कर चुके हैं क्यूमुलेटेडली 2,000, तो 10 में से 2,000 लेस करवाएंगे तो मेरे पास कैरिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरे पास कैरिंग वैल्यू की 8,000, ये है कैरिंग वैल्यू। अब जो चेंज आया है इस पे अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, इस 8,000 का हम 25% लेंगे। बताएं जी क्या जवाब आता है, 2,000। अब इसकी जो आएगी चेंज होने के बाद डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी, 2,000। अब 2004 की भी हम निकालना चाहें, क्योंकि मेथड हमारा चेंज हो गया है, हमारे पास ओपनिंग कैरिंग वैल्यू 2,000 थी, लास्ट ईयर के डेप्रिसिएशन हमने लेस करी 2,000, ये मेरे पास आ गई 6,000। इस 6,000 का मैं लूँगा 25%, क्या जवाब आएगा, 1,500 आ रहा होगा। अब देखिए एस्टीमेट चेंज होने के बाद, ये चेंज होने से पहले, ये चेंज होने के बाद, ये बाद में है और ये क्या है, पहले है। सिंपल, जिस दिन चेंज होगा उस दिन की क्या निकालो, कैरिंग वैल्यू निकालो और उसको फिर न्यू एस्टीमेट के ऊपर लेके चले जाओ। तो हम इसको इस वे में क्या कर रहे होते हैं, इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं। क्लियर है, सबको समझ आई। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आ रही हो। देखें जी, तो ये एस्टीमेट्स, इन सबको हमने क्या करना है, रिव्यू करना होता है। क्या करना होता है, रिव्यू करना होता है। यूज़फुल लाइफ हो गई, रेजिडुअल वैल्यू हो गई, स्क्रैप वैल्यू हो गई, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया। इन सब को हम क्या करते हैं, ईयर एंड के ऊपर रिव्यू करते हैं। ईयर एंड पे रिव्यू करते हैं, अगर वो चेंज हो रही हो तो हमें क्या निकालनी है, उस दिन की कैरिंग वैल्यू निकालनी है। फिर इस कैरिंग वैल्यू को हम क्या करेंगे, न्यू एस्टीमेट के मुताबिक लेके चलेंगे, तो मेरे पास क्या होगा, हिसाब जो है बराबर हो जाएगा। जैसे एक और सवाल देखते हैं, देखें जी, ऑन 1 जनवरी 2001 वाटर लिमिटेड परचेज एन एसेट फॉर ₹12,000। क्या किया है उसने, एक एसेट जो है वो परचेज किया है 12,000 का विद एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 2,000। देखें जनवरी, ध्यान से पढ़ें, 2001 में उसने एक एसेट लिया है कितने का, 12,000 का, और उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है, उसकी स्क्रैप वैल्यू उसने गिवन की है हमें कितनी, 2,000। ओके, ये उसने हमें क्या किया है, गिवन किया है। एंड इज़ इंटेंडेड टू बी यूज फॉर 10 ईयर्स, और कितने साल इस्तेमाल होगा ये,
10 साल इस्तेमाल होगा। एंटिटी यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड, और एंटिटी क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल कर रही है। ज़रा बताएं, हाँ स्ट्रेट लाइन मेथड के मुताबिक इसकी कितनी बनेगी डेप्रिसिएशन, ज़रा बताएं। व्हाट वुड बी द डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड? 1000 आ जाएगी जिसकी डेप्रिसिएशन। 2001 की भी इतनी बनेगी, 2002 की डेप्रिसिएशन भी कितनी बनेगी, 1000 बनेगी। ये क्लियर है? कहता है इन 2003 वाटर लिमिटेड रिव्यूड द यूजफुल लाइफ, उन्होंने लाइफ को रिव्यू किया और स्क्रैप वैल्यू को रिव्यू किया। अब उनको लगा पता कि भाई इसकी लाइफ तो सिर्फ कितनी है, 5 साल है। क्या लगा पता, लाइफ कितनी है, 5 साल है। देखें एसेट लेके आए हैं, अंदाज़ा लगाया 10 साल चल जाएगा, 2 साल के बाद लगाया पता कि अब तो सिर्फ इसके पास 5 साल बचे हैं। तो ये एस्टिमेट चेंज हो गया, रिवाइज हो गया ना, और साथ स्क्रैप वैल्यू भी रिवाइज हो गई है। वो कितनी हो गई है, 3000 हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसको इनकॉर्पोरेट करना है। तो एस्टिमेट चेंज होने से पहले की डेप्रिसिएशन तो हमने निकाल ली है, ये आती है। अब जिस दिन एस्टिमेट चेंज हो रहा है वो 2003 है, तो 2003 की निकाल लो पहले कैरिंग वैल्यू, निकाल सकते हैं। 12000 हमारे पास एसेट की कॉस्ट थी, 2 साल डेप्रिशिएट हुआ है, 1000 पहले साल, 1000 दूसरे साल, तो हमारे पास कितनी आएगी कैरिंग वैल्यू, 10,000। इसका मतलब 2003 में जब हम रिव्यू कर रहे थे तो हमारे पास कैरिंग वैल्यू कितनी मौजूद थी, हमारे पास कैरिंग वैल्यू 10,000 थी। एग्री करते हो इससे, समझ आती है इस चीज़ की? इस डाइट क्लियर, समझ आती है ना? अब हमने नए एस्टिमेट लगाना है। नया एस्टिमेट क्या कह रहा है 2003 में कि लाइफ कितनी है, 5 साल। किस पे डिवाइड कर दो, 5 पे। स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 3000 है। तो ज़रा बताएं क्या जवाब आएगा, क्या बनती है डेप्रिसिएशन, बताएं। 1400। ये है जी एस्टीमेट चेंज होने के बाद की डेप्रिसिएशन। और 2004 की भी चूँकि मेथड हमारा स्ट्रेट लाइन ही है, वो भी क्या रहेगी, 1400 ही रहेगी। तो बाद में ये है और पहले ये है। अब समझ आइए, एस्टिमेट चेंज हो जाए, मेथड चेंज हो जाए, लाइफ चेंज हो जाए, पॉलिसी चेंज हो जाए, कैसे लेके चलना है। जी जनाब, समझ आया? किसी को इसमें कोई कन्फ्यूजन है? आगे चलें, ऑल क्लियर? कुछ लोग जो रिपीट कर रहे हैं, क्या आप लोगों को इसका पता नहीं पता था कि एस्टिमेट चेंज कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं? ये हमारा IAS 8 का मेन टॉपिक है। आप लोगों को नहीं पता था इस चीज़ का? तो मामा दसो तो सही, मालूम था तो फिर भी गलत क्यों करते हैं, फिर भी गलत क्यों करते रहे हैं, बताएं। चलें जी, हम इसको यहाँ पर रखते हैं, हम इसको इधर वाइंड अप करते हैं। कल मैं आपको इन सब की प्रैक्टिस करवाऊँगा, क्वेश्चंस करवाऊँगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करवाऊँगा। ये सारी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करवाने के बाद कल के दिन इंशाअल्लाह सैटरडे को हम रीवैल्यूएशन की तरफ मूव कर जाएंगे।
रीवैल्यूएशन और मंडे को जो है वो हम करेंगे इंशाल्लाह रीवैल्यूएशन ही कर रहे होंगे। फिर ट्यूसडे को डिस्क्लोजर नोट बना के फिर हम इसके टका के कोई 1-1.5 हफ्ता प्रैक्टिस करेंगे एंड ग्रेजुअली हम जो है वो हम लेके चल रहे होंगे। ठीक है जी, समझ आई? चले जी, मुझे बताइएगा कि ये वाला मोड मज़े का है कि नहीं ऑनलाइन का, जिसमें लाइव भी इतना टीचर प्रोमिनेंट होता है एज़ कम्पेयर टू वो जो एक रवायती मोड होता है जिसमें इतना सा कैमरा नज़र होता है रिकॉर्डिंग में भी, और वो बड़ा लाइक फजूल लग रहा होता है। इसका बोला ना मुझे बताइएगा, ठीक है? और ग्रुप में ज़रा एक्टिव भी हो जाए। वो ग्रुप को ना कब्रिस्तान नहीं बनाना, उसमें एक्टिव भी होना होता है आप लोगों ने। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।